नमस्कार, सत श्रीकांत आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का इतिहास का 12वां अध्याय जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? उत्तर, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझान को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े बहुत उपयोगी होते हैं। पहला, इससे सोवियत और सोवियत लोगों की कुल जनसंख्या या आबादी को जानने में सहयोग मिलता है। सोवियत और सोवियत टाउन के निर्माण, विस्तार और उनके जीवन संबंधी स्तर, भयंकर बीमारियों के जनसंख्या पर पड़े दुष्प्रभाव आदि को जानने में भी जनगणना संबंधी आंकड़े तुरंत जानकारी देने वाले पट्टियों का कार्य करते हैं। जनगणना संबंधी आंकड़े विभिन्न समुदायों, कार्यों, जातियों की जानकारी देते हैं। जनगणना संबंधी आंकड़े विभिन्न समुदायों, कार्यों, जातियों की जानकारी देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइसेंस क्या थे? उत्तर, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर ज़्यादा सुरक्षित एवं पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चारागाहों, खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइसेंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइसेंस में केवल गोरों को बसाया गया। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभालकर क्यों रखे जाते थे? जनसंख्या में हुए बदलाव की जानकारी के लिए। दूसरा, औपनिवेशिक शहरों के विकास की पुनर्रचना के लिए। तीनों औपनिवेशिक शहरों तथा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता का एक समान विशेषता लिखें। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता तीनों शहरों की बस्तियां में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए गए थे। तीनों शहरों के पास बंदरगाह विकसित हुए। कोई 3 पर्वतीय स्थल के नाम लिखें जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने भारत में की थी। उत्तर, शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू। प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों अर्थात मद्रास, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में कंपनी के एजेंट के रूप में रहना शुरू किया। ये सभी बस्तियां व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों वाली थी, इसलिए भारतीय व्यापारियों को यह शहर सुविधाजनक लगे। यह तीनों शहर बंदरगाह थे। इनमें सड़कें, यातायात, जहाजरानी के साथ साथ कालांतर में रेलों की सुविधा प्राप्त हो गई। भारतीय ग्रामीण व्यापारी और फेरी वाले शहरों में माल गांव से खरीद कर भी लाते थे। उनके भारतीय व्यापारी जब पुराने और मध्यकालीन शहर उजड़ गए तो उन्हें छोड़कर वे इन बड़े शहरों में आ गए। उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां करने के साथ साथ उद्योग धंधे भी लाए। अपनी अतिरिक्त पूंजी इन शहरों में निवेश की। व्यापारिक गतिविधियों के बारे में रखे गए सरकारी रिकॉर्डों और विस्तृत ब्यौरों से कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए नगरपालिकाओं से सहयोग लिया गया। अनेक व्यापारी इन बड़े शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में भी रहने लगे। उन्होंने घोड़ा गाड़ी और नए यातायात के साधनों को भी प्रयोग किया। भारतीय व्यापारिक कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। मुंबई के रहने वाले व्यापारी चीन को जाने वाले अफीम के
व्यापार में हिस्सेदार थे। उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में सहायता दी। कंपनी के साथ गठजोड़ एक मुनाफे का सौदा था, जिससे से कालांतर में एक पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। भारतीय व्यापारियों में सभी समुदाय पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनियल, बोहरा, यहूदी आदि शामिल थे। औपनिवेशिक कलकत्ता में नगर नियोजन पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की जरूरतों के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में औपनिवेशवाद का सीधा प्रभाव नगर नियोजन पर दृष्टिगोचर होता था। कंपनी एवं अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रमुख बंदरगाह वाले शहरों को नियोजित ढंग से बसाने का विचार किया। इन शहरों में एक शहर था कलकत्ता, जो बंगाल सूबे का एक महत्वपूर्ण शहर अंग्रेजी सत्ता की राजधानी एवं वाणिज्य का केंद्र था। कलकत्ता शहर के नियोजन का प्रथम चरण लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया। इनमें से कुछ को हटा दिया गया। शहर का एक नवीन नक्शा तैयार किया गया। इसमें शहर के किनारे एवं अन्य अवैध कब्जों को हटाने की सिफारिश की गई। 1817 में हैजा तथा 1896 में प्लेग महामारी ने कलकत्ता को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सक इसकी ठोस वजह नहीं बता पाए, किंतु जन स्वास्थ्य की अवधारणा को बल मिला। सरकार एवं जागरूक नागरिक यह मानने लगे कि शहर को स्वास्थ्यवर्धक बनाना आवश्यक है। अतः घनी आबादी वाली बस्ती झोपड़ियों को हटाया गया। स्वास्थ्य के आधार पर व्हाइट एवं ब्लैक टाउन जैसे नस्ली विभाजन हुए। सुरक्षा। कलकत्ता शहर के नियोजन का भार सरकार ने अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि यह शहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील था। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया तथा कंपनी को करारी शिकस्त दी थी। कंपनी ने 1757 में जब सिराजुद्दौला को पराजित किया, उसके बाद उसने कलकत्ता शहर की किलाबंदी शुरू की ताकि आसानी से कलकत्ता पर हमला न किया जा सके। 3 गांव सुल्तानाती, कोलकाता तथा गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया। फोर्ट विलियम के आसपास खुली जगह छोड़ी गई ताकि हमलावरों पर आसानी से गोलीबारी की जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कलकत्ता शहर के नियोजन में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का व्यापक प्रभाव था। अगला क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन काल में नगरों की क्या स्थिति थी? ग्रामीण इलाकों के करीब रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रहे थे। कई लोग आकर्षक शहरी जीवन के कारण भी नगरों की ओर खींचे चले आ रहे थे। औपनिवेशिक शहरों ने नियमित रूप से सर्वेक्षण कराए, सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठे किए, समय समय पर शहरों से संबंधित सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित की। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के नक्शे पुराने भारतीय शहरों से काफ़ी हद तक अलग थे। भवनों का स्थापत्य कला बदल गया था। जिन हिल स्टेशनों में चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे, वहाँ बड़ी संख्या में मजदूर आने लगे। शहरों में औरतों के लिए अनेक अवसर थे। कुछ सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया। जैसे जैसे समय बीतता, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षक और फिल्म कलाकार के रूप में शहरों के लिए नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। अगला क्वेश्चन, भारत में छावनियों के विकास का वर्णन करें। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने महत्वपूर्ण स्थानों पर छावनियों की स्थापना की। उन्होंने कई मूल राज्यों की सीमाओं पर राज्य की उथल-पुथल को नियंत्रित करने तथा शासकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए छावनियों में ब्रिटिश सेना को रखकर उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उनमें सैनिक जीवन व्यतीत करने और अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जाती थी।
उस समय भारत में 62 छावनियाँ थी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण छावनियाँ लाहौर, पेशावर, फिरोजापुर, आगरा, बरेली, जालंधर, झांसी, नागपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि थी। भटिंडा में स्थापित की गई छावनी देश की 62 छावनियों में से सबसे बड़ी छावनी है। छावनियों पर नियंत्रण रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है। यह छावनियों का प्रशासन तथा छावनियों के बाहर भीतर की अंचल संपत्ति की देखरेख करता है। प्रत्येक छावनी का प्रशासन एक छावनी बोर्ड चलाता है। छावनी बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था होती है। पढ़ते हैं छावनियों पर कैंटोनमेंट एक्ट 1924 द्वारा बनाए गए नियम लागू होते हैं। छावनी बोर्डों में लोगों द्वारा बनाए गए नियम लागू होते हैं। छावनी बोर्डों में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ सरकारी मनोनीत सदस्य भी होते हैं। नगर का स्टेशन कमांडर बोर्ड का प्रधान होता है। केंद्रीय सरकार प्राथमिक शिक्षा, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध तथा सड़कों की मरम्मत का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, बम्बई नगर में भवन किन भवन निर्माण शैलियों के अनुसार बनाए गए? उत्तर, बम्बई शहर में दिखने वाली विभिन्न औपनिवेशिक भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। बम्बई का टाउन हॉल, एल्फिंस्टन सर्कल या हर्निमान सर्कल। नवगाथिक शैली, ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती है। गॉथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजोन से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए। पहला सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय, विक्टोरिया टर्मिनल। इंडो सारासोनिक शैली, एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेनिक शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। धन्यवाद। इतिहास का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।